हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो है हम रिफंड ऑफ टैक्स का टॉपिक करने जा रहे हैं। इससे पहली वाली वीडियो में हमने रिकवरी ऑफ टैक्स का टॉपिक जो है वो कवर कर लिया था। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं रिफंड ऑफ टैक्स का टॉपिक। अब इसमें क्या बोला है कि अगर जो पर्सन है, जो भी असेसिंग ऑफिसर ने उसको अमाउंट ऑफ टैक्स पे करने के लिए बोला था, अगर वो सेटिस्फाई है और पे कर देता है और साथ साथ एप्लीकेशन भी सेंड कर देता है कि वो उतना कितना टैक्स उसका चार्जेबल होना चाहिए, और अगर वो अमाउंट एक्सीड हो जाता है, जितना उसने पे करा वो ज़्यादा पे कर दिया और लेकिन उसको पे कम करना चाहिए था, तो उस केस में उसको जो है रिफ़ंड, जितना भी उसने एक्सेस पे किया होता है उसका रिफ़ंड उसको अवेलेबल हो जाता है उस असेसी को। ठीक है। अब यहाँ पर ये बोला है कि रिफ़ंड किस तरह से अराइज होता है। अगर टीडीएस जो है वो ज़्यादा है जितनी आपकी टैक्स लायबिलिटी बनती थी रेगुलर असेसमेंट पे, तो उस केस में आपका रिफ़ंड अराइज हो जाता है। अगर आपका जो एडवांस टैक्स आपने पे करा या आपने जो है टैक्स अपने सेल्फ असेसमेंट के बेस पर पे किया है और वो रेगुलर असेसमेंट के बेसिस पर जो भी टैक्स निकल कर आया उससे ज़्यादा है, तो उस केस में आपको रिफ़ंड अवेलेबल हो जाएगी बाय द रेक्टिफिकेशन ऑफ अ मिस्टेक। कोई मिस्टेक हो रखी थी और उस मिस्टेक को अगर सही कर दिया है तो उस केस में भी आपको जो है रिफ़ंड अवेलेबल हो जाएगी, क्योंकि उसकी वजह से आपने एक्सेस पे कर दिया। बाय द ऑर्डर ऑफ जजमेंट इन अपील, आप जो असेसी है उसने कोई एप्लीकेशन सेंड कर रखी थी, वो उस अमाउंट से सेटिस्फाई नहीं था कि असेसिंग ऑफिसर ने जो अमाउंट कैलकुलेट कर दिया है वो अमाउंट उतना बनता नहीं था उसका टैक्स का, तो उसने अपील कर रखी थी और फिर जो ऑर्डर है जजमेंट का वो आ गया कि उसका टैक्स जो है वो कम है, तो उस केस में भी उसको वो अमाउंट रिफंड हो जाएगा। वेयर अगर आपको जो है रिलीफ डबल टैक्सेशन की तरफ से ग्रांट हुई थी तो उस केस में भी रिफंड अवेलेबल हो जाएगा। अब नेक्स्ट बोला है कि कौन कौन से पर्सन जो हैं वो इंटाइटल्ड हैं कि वो जो है क्लेम को जो रिफंड है उसको क्लेम कर सकते हैं। तो कौन कौन से केसेस हैं। सबसे पहला वो असेसी जो कि टैक्स पे कर रहा है। दूसरा इन्होंने बोला कि वो पर्सन जिसकी इनकम किसी दूसरे पर्सन की इनकम में इंक्लूड की गई थी, तो यानी वो जो दूसरा पर्सन है वो ही जो है रिफंड को क्लेम कर सकता है, उसके पास राइट है उस दूसरे पर्सन के पास कि वो रिफंड को क्लेम करेगा। अब इसका एग्जांपल लेते हैं। अगर मान लीजिए किसी माइनर सन की जो है इनकम को किसी फादर की इनकम में इंक्लूड कर दिया गया था, तो फादर जो है वो एक्चुअल में टैक्स पे कर रहे थे उस इनकम पर, तो फादर जो है वही लायबल होंगे, उन्हीं को जो है जो रिफंड है वो अवेलेबल होगा। अगर किसी असेसी की डेथ हो जाती है, वो इनकैपेसिटी हो जाता है या इंसॉल्वेंट हो जाता है या लिक्विडेशन हो जाता है या किसी भी तरह से अदर कॉज जो भी है, वो कोई पर्सन यानी अगर उसकी डेथ हो गई तो वो तो रिसीव नहीं कर सकता, उस रिफंड को क्लेम नहीं कर सकता, तो उसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होता है या कोई अदर ट्रस्टी है, ट्रस्टी इन केस ऑफ इनकैपेसिटी और गार्जियन इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी और रिसीवर इन केस ऑफ लिक्विडेशन, जो भी केस होगा उस केस के अकॉर्डिंग वो दूसरा पर्सन कोई भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव उस रिफंड को क्लेम करने के लिए लायबल होगा। ठीक है। फिर इन्होंने बोला प्रोसीजर फॉर क्लेमिंग अ रिफंड, रिफंड को किस तरह से क्लेम किया जा सकता है। अगर जो असेसी है उसने अपनी जो फाइल है उसको अपनी फर्निश करी है फाइल रिटर्न को, यानी जो उसकी रिटर्न है उसको अगर उसने प्रोविजंस अंडर द सेक्शन 139 के अकॉर्डिंग्स में बनाया है तो वो अप्लाई कर सकता है रिफ़ंड के लिए और उसको उस रिफ़ंड जो है उसको वो अवेलेबल हो जाएगा। द एप्लीकेशन फॉर ए रिफ़ंड इज़ नॉट रिक्वायर्ड, अगर किन किन केस में, इसमें तो आपको एप्लीकेशन की ज़रूरत है, रिफ़ंड को क्लेम करने के लिए आपने एप्लीकेशन भरनी पड़ेगी, लेकिन किस किस केस में एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आपका रिफ़ंड अराइज हो रहा है, अगर आपने टीडीएस या सेल्फ असेसमेंट टैक्स जो है उसकी पेमेंट करी है, यानी अपनी खुद से आपने टैक्स को निकाला या टीडीएस पे करा था, एडवांस टैक्स पे करा था, तो उस केस में आपको फंड अपने आप अराइज हो जाएगा और आपके बैंक अकाउंट में अपने आप क्रेडिट हो जाएगा। वेयर द रिफंड बिकम्स ड्यू टू द असेसी एज अ रिजल्ट ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक, कोई मिस्टेक हो रखी थी उसकी वजह से आपका रिफंड जो है वो अराइज हो जाता है, तो उस केस में आपको किसी भी तरह की एप्लीकेशन को बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एप्लीकेशन को फाइल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर रिफंड आपका अराइज हुआ है रिडक्शन इन अपील, अपील ने रिडक्शन करी है आपके टैक्स लायबिलिटी के अंदर, तो उस केस में भी आपको एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर नेक्स्ट बोला है विद होल्डिंग ऑफ रिफंड इन सर्टेन केसेस। अब हमारा जो असेसमेंट ईयर स्टार्ट होता है वो होता है 1 अप्रैल 2017 से। ठीक है।
फॉर एवरी असेसमेंट ईयर कमेंसिंग ऑन आफ्टर द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल, यहाँ पे 2017 लिख रखा है, ठीक है। अब यहाँ पर ये बोला गया है कि अगर किसी असेसिंग ऑफिसर को ऐसा लगता है कि अगर रिकवरी ऑफ टैक्स जो भी उनका हुआ है उसका रिवेन्यू कम है और अगर वो रिफ़ंड दे देते हैं तो कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, तो उस केस में अगर प्रिंसिपल कमिश्नर या कमिश्नर जो है उनके अप्रूवल से वो राइटिंग में दे देते हैं कि हाँ इस कुछ ऐसे रीजंस हैं, अगर हम रिफ़ंड कर देंगे अभी टैक्स को तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं, तो उस केस में अगर प्रिंसिपल कमिश्नर या कमिश्नर उनको उस अप्रूवल को उस चीज़ की अप्रूवल दे देते हैं, ठीक है, जो भी उन्होंने राइटिंग में रीजंस बताए थे उसके लिए वो अप्रूवल दे देते हैं, तो जो असेसिंग ऑफिसर होते हैं वो क्या करते हैं, जितना भी रिफंड बनता होता है वो कुछ टाइम पीरियड तक अपने पास होल्ड कर रख लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद इन्होंने बोला इंटरेस्ट ऑन रिफंड। अब रिफंड अगर लेट हो जाता है, अब जब असेसिंग ऑफिसर ने किसी पर्सन को रिफंड देना था, अब वो जो रिफंड है उसने बहुत लेट दिया है, अगर वो रिफंड लेट हो रहा है तो उस केस में उस असेसिंग ऑफिसर को जो है इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा उस रिफंड के ऊपर। यहाँ पर जो इंटरेस्ट का रेट होता है रिफंड का वो होता है 1/2% ऑफ एवरी मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ फॉर द डिले इन द ग्रांट ऑफ रिफंड। रिफंड देने में जितना भी डिले होगा, जितने महीने तक का डिले होगा उस महीने में कितना परसेंट का रेट देगा, वो 1.5% पर मंथ। और अब पार्ट ऑफ मंथ इन्होंने ये बोला कि अगर मान लो कि 5 महीने हो गए, 5 महीने तक उन्होंने नहीं दिया, ठीक है, ग्रांट नहीं किया है असेसी को रिफंड और 5 महीने 10 दिन ऊपर हो गए हैं, तो इस केस में उस 10 दिन को नहीं गिना जाएगा, उस 10 दिन को पूरे के पूरे कंप्लीट मंथ में कन्वर्ट कर लिया जाएगा, यानी 6 मंथ्स का उसको इंटरेस्ट मिलेगा असेसी को, अगर जो रिफंड है वो लेट पेमेंट करता है असेसिंग ऑफिसर। अब यहाँ पर सबसे पहला बोला कि अगर रिफंड जो है वो इस वजह से अराइज हो रहा है कि अगर आपका एडवांस टैक्स है, टीडीएस है या टीसीएस है और आपने जो अपनी रिटर्न ऑफ फाइल है वो ड्यू डेट पर या ड्यू डेट से पहले सबमिट करा दी है, तो उस केस में टाइम पीरियड क्या होगा रिफंड अवेलेबल होने का, यानी कितने टाइम पीरियड से लेकर कितने टाइम पीरियड तक का रिफंड अवेलेबल होगा। इस केस में उन्होंने कहा कि जितना भी फर्स्ट डे होगा असेसमेंट ईयर का, उस डेट से लेकर जिस दिन ग्रांट हुई है रिफंड उस दिन तक की डेट तक आपको रिफंड अवेलेबल होगा। सेकंड केस में इन्होंने बोला कि अगर इनकम फाइल जो है वो लेट रिटर्न आपने की है, लेट सबमिट कराई है, ड्यू डेट भी निकल चुकी थी, तो उस केस में आपका जो इंटरेस्ट मिलेगा वो जब मिलेगा जितनी डेट पर आपने अपनी फाइल को अपनी जो रिटर्न है उसको फाइल्ड कराया था, वहाँ से लेकर डेट ऑफ रिफंड ग्रांटेड तक इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। फिर इन्होंने थर्ड पॉइंट में बोला कि अगर आपको रिफंड जो है वो इस केस में मिलता है सेल्फ असेसमेंट के केस में, तो उस केस में इन्होंने कहा कि जब भी आपने अपनी डेट ऑफ फाइल रिटर्न कराई है, यानी जो भी रिटर्न है उसको फाइल्ड कराया है, और डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स ऑन द बेसिस ऑफ सेल्फ असेसमेंट जो भी ग्रेटर होगी यानी लेटर होगी, यानी जो भी बाद वाली डेट होगी, कौन कौन सी डेट बोली, डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न और पेमेंट ऑफ टैक्स विच एवर इज लेटर, जो भी बाद वाली होगी, टू द डेट ऑफ रिफंड ग्रांटेड, जब तक कि आपको रिफंड ग्रांट नहीं हुआ, इस डेट से लेकर इस डेट तक। इन दोनों में से आपने ये देखना होगा कि कौन सी आगे वाली डेट है, ठीक है। और इन्होंने बोला कि इन तीनों केस के अंदर अगर आपकी जो इंटरेस्ट लायबिलिटी बनती है वो आपकी एक्चुअल जो पेमेंट है, जैसे मान लो कि आपका जो टैक्स बन रहा था वो बन रहा था 2 लाख रुपीज़ का, और 2 लाख रुपीज़ पर आपने पहले निकालना होगा 10% का, 10% का निकाला तो कितना आया 20,000 रुपीज़। अब यहाँ पर 20,000 रुपीज़ से अगर कम पेमेंट होती है यानी कम इंटरेस्ट बनता है, तो उस केस में आपको रिफ़ंड अवेलेबल नहीं होगा। यानी मान लो अगर आपकी जो पेमेंट, वैसे तो 20,000 रुपीज़ हमने ये निकाल के देखा कि कितना नॉर्मल 10% कितना बनता है, अगर आपका इंटरेस्ट रेगुलर बेसिस पर, रेगुलर असेसमेंट पर निकल कर आया है 12,000 रुपीज़ का, तो उस केस में आपको किसी भी तरह का रिफ़ंड अवेलेबल नहीं होगा। लेकिन अगर वहीं 20,000 से ऊपर का निकल कर आ जाता है, 25,000 का आपका इंटरेस्ट निकल कर आता है, तो 25,000 को आपकी जो रिफ़ंड है वो अवेलेबल आपको हो जाएगी। यानी 10% से लेस में आपको रिफ़ंड अवेलेबल नहीं होगी, और 10% के बाद वाली जितनी भी हैं
उसमें आपको रिफंड अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है। सेकंड केस में ये बोला इनके अलावा कोई अदर केस है, एडवांस टैक्स या TDS वगैरह के अलावा कोई अलग केस है, तो उस केस में जो डेट होगी वो होगी डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स, जब आपने पेमेंट करी है टैक्स की, टू द रिफंड इज ग्रांटेड, तब तक जब तक कि आपको रिफंड ग्रांट नहीं हो जाता। उसके बाद अगर आपका सी पॉइंट ये कहता है कि अगर आपका जो रिफंड है वो अराइज होता है किसी ऑर्डर ऑफ अपील की वजह से, किसी रिवीजन की वजह से, या फिर अगर आपने किसी भी तरह की फ्रेश असेसमेंट की है या रीअसेसमेंट हुई है उसकी वजह से अगर आपका जो है रिफंड अराइज होता है, तो उस केस में आपको 3 महीने के अंदर अंदर जो रिफंड है वो ग्रांट कर दिया जाना चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर। लेकिन अगर आपको रिफंड उन 3 महीनों के अंदर अंदर आपको ग्रांट नहीं किया जाता, तो जितना भी पेमेंट होगा तो उस केस में जितना इंटरेस्ट आपको पे करेंगे प्लस एडिशनल इंटरेस्ट भी पे किया जाएगा 3% रुपीज़ का। और इंटरेस्ट पेबल पीरियड क्या होगा, एक्सपायरी ऑफ द जो भी पीरियड की एक्सपायरी हुई है, जितना भी टाइम होगा, टिल द रिफंड इज ग्रांटेड, जब तक कि रिफंड ग्रांट नहीं हो जाता। फिर लास्ट इन्होंने बोला कि अगर आपका रिफंड अराइज हो रहा है ड्यू टू डिडक्टर एट सोर्स की वजह से, तो उस केस में इन्होंने कहा कि हु हैज़ क्रेडिटेड एनी अमाउंट ऑफ TDS इन द अकाउंट ऑफ द गवर्नमेंट ही शॉल बी इंटाइटल्ड टू रिसीव्ड इंटरेस्ट देयर ऑन। अगर मान लो जैसे डिडक्टर कौन होता है, वो पर्सन होता है जो कि आपके सेंट्रल गवर्नमेंट को जो है, अब यहाँ पर एक एम्प्लॉयर का एग्जांपल लेकर चलते हैं। एम्प्लॉयर क्या करता है, अपने एम्प्लॉय की सैलरी में से TDS को माइनस कर देता है और वो जो TDS है वो गवर्नमेंट को पे कर देता है। तो इसका मतलब जो एम्प्लॉयर है वो क्या है, डिडक्टर है। तो इस डिडक्टर को जो वो अमाउंट सेंट्रल गवर्नमेंट को पे कर देता है एज अ TDS काट कर, तो उस केस में उसको भी जो है इंटरेस्ट रिसीव्ड होता है। तो वो जो इंटरेस्ट है वो भी उसको रिसीव्ड होगा और उसकी डेट क्या होगी, डेट ऑन विच द रिफंड इज क्लेम्ड, जिस डेट पर उसने रिफंड को क्लेम करा, टू द डेट रिफंड इज ग्रांटेड, यानी जिस डेट पर उसके पास एप्लीकेशन आई कि इस डेट को आपको रिफंड मिल जाएगा, ठीक है, टू द रिफंड डेट, जिस दिन उसको एक्चुअल में रिफंड जो है वो ग्रांट किया जाएगा उस डेट तक। फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने पहले ही बता दिया था 1.5% ऑफ पर मंथ। ठीक है, ये वाला जो है ये तो पर मंथ का है। यहाँ पर ये ध्यान रखना जो एडिशनल इंटरेस्ट इन केस ऑफ ऑर्डर ऑफ अपील, रिवीजन और अदरवाइज इन केस ऑफ फ्रेश असेसमेंट या रीअसेसमेंट, इन केस में आपका जो इंटरेस्ट एडिशनल इंटरेस्ट जो मिलता है वो 3% पर एनम का होता है, ना कि पर मंथ का। फिर इन्होंने बोला अदर प्रोविजंस, यहाँ पर जब हम डिले का जो है कितना पीरियड डिले हुआ है रिफंड जब हम दे रहे हैं, तो कितना टाइम पीरियड तक रिफंड अवेलेबल नहीं किया, तो उस केस में जब हम उसको कैलकुलेट करेंगे तो जो भी असेसी के रिगार्डिंग अगर कोई प्रोसीडिंग्स हुई हैं असेसी से रिलेटेड या डिडक्टर ऑफ टैक्स से रिलेटेड, तो इन प्रोसीडिंग्स के दिन को, इन प्रोसीडिंग के पीरियड्स को क्या कर देंगे, एक्सक्लूड कर देंगे। फिर इन्होंने बोला कि वेयर द रिफंड हैज़ बीन इंक्रीज और डिक्रीज्ड ऑन रीअसेसमेंट ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस और इंक्वायरी, कि अगर जो रिफंड है वो इंक्रीज हो रहा है या रिड्यूस्ड हो रहा है किसकी वजह से, किसी एविडेंस या इंक्वायरी की वजह से, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट की वजह से, रीअसेसमेंट की वजह से, या अपील और रिवीजन की वजह से, रेक्टिफिकेशन की वजह से, या बाय एन ऑर्डर ऑफ सेटलमेंट कमीशन, तो जो इंटरेस्ट है वो इंक्रीज और डिक्रीज उस हिसाब से ही हो जाएगा। फिर उन्होंने बोला सेट ऑफ रिफंड्स अगेंस्ट टैक्स रिमेनिंग पेएबल। अब इन्होंने क्या बोला था कि अगर आपका कोई रिफंड बचता है, मान लो 10,000 रुपये का रिफंड इनको आपको पे करना था, तो उस केस में और अगर आपका टैक्स बचता है, आपकी टैक्स लायबिलिटी जो है वो 5,000 रुपये की बच रही है, तो वो क्या करेंगे, उसमें से सेट ऑफ कर देंगे, यानी 10,000 रुपये के रिफंड में से 5,000 रुपये की जो आपकी टैक्स लायबिलिटी पेंडिंग थी, ड्यू थी, उसको माइनस कर देंगे और बाकी का जो बैलेंस बचेगा वो आपको दे देंगे। लेकिन उसके लिए सबसे पहले वो आपको एक रिटर्न नोटिस सेंड करेंगे इस केस के रिगार्डिंग कि हम जो है आपका रिफंड जो है उसको देने से पहले जितनी भी आपकी टैक्स लायबिलिटी ड्यू है उसको हम कैंसिल कर रहे हैं, यानी सेट ऑफ कर रहे हैं। अब इन्होंने बोला इंटरेस्ट ऑन एन एक्सेस रिफंड, वेयर एनी रिफंड अगर ग्रांट की गई है एसएससी को ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्न, नो रिफंड इज ड्यू ऑन रेगुलर बेसिस, यानी ग्रांट कर दी लेकिन कोई रिटर्न नहीं बनता था, या अगर जितना रिफंड इन्होंने ग्रांट कर दिया उससे कम का बनता था, तो इस केस में असेसी भी जो है वो लायबल है उस केस उसमें जितना भी पेमेंट उसका एक्सेस हुआ है उसको वापस करने के लिए, और वो जो अमाउंट होगा वो रिफंड करेगा और सिंपल इंटरेस्ट को भी पे करेगा जो कि 1/2% इंटरेस्ट था पर मंथ का,
उस हिसाब से पे करेगा, ठीक है, जितना भी एक्सेस बना है। अगर यहाँ पर रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक की वजह से भी बना है तो इंटरेस्ट उतने ही अकॉर्डिंग चार्जेबल होगा, यानी ऑर्डर की अपील आई है उसकी वजह से कुछ इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होने की वजह से हुआ है, तो जितना भी रिड्यूस वगैरह हुआ होगा उसके अकॉर्डिंग ही वो इंटरेस्ट को चार्ज, उसके ऊपर इंटरेस्ट जो है चार्ज किया जाएगा एसएससी के ऊपर, ठीक है। अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो सबसे पहला इलस्ट्रेशन इन्होंने दे रखा है कि मिस्टर ए जो है वो पे करते हैं 17,000 एज एन एडवांस टैक्स। अब ये वाला जो केस है इंटरेस्ट ऑन रिफंड वाला अभी जो हमने टॉपिक करा था उससे रिलेटेड है। अगर एडवांस टैक्स की पेमेंट हो रही है और इन्होंने जो है फाइलिंग डेट दे रखी है, उन्होंने ड्यू डेट पर ही रिटर्न फाइल कर दी। पहला केस था कि उन्होंने ड्यू डेट पर फाइल रिटर्न कर दी, दूसरा केस था कि उन्होंने अगर ड्यू डेट पर फाइल रिटर्न नहीं करी, टीडीएस और एडवांस टैक्स के केस में या टीसीएस के केस में, ठीक है। तो इन्होंने फर्स्ट केस वाला माना जाएगा कि इन्होंने फाइल जो है वो रिटर्न उसी डेट पर करी है, ड्यू डेट पर ही। उन्होंने पे तो किया था 17,000 रुपीज़ का, लेकिन एक्चुअल अमाउंट कितने का बनता है 14,500 का। उनका रिफंड वाउचर जो है वो मिलेगा 20 नवंबर 2021 को। तो उनको जो है ये कंप्यूट करना है कि कितना रिफंड उनको अवेलेबल होगा और कितना इंटरेस्ट ऑफ पेमेंट उसको मिलेगी। अब देखिए कितने का पेमेंट करा था इसने, 17,000 रुपीज़ का, और पेमेंट एक्चुअल में कितना करना चाहिए था 14,500 का। कितना रिफंड मिलेगा 2,500 का। अब लेकिन इनका जो फर्स्ट केस है इन्होंने कहा कि डेट ऑफ फाइल उसने उसी डेट को रिटर्न करी, ठीक है। तो उस केस में मतलब जो भी ड्यू डेट थी उस टाइम पर ही उसने रिटर्न को फाइल कर दिया। तो उस केस में जितना भी रिफंड बनता था उस डेट तक मिलेगी, लेकिन कब से मिलेगी 1 अप्रैल 2021 से, ठीक है। 1 अप्रैल से क्यों मिलेगी, क्योंकि इन्होंने बोला था जो भी फर्स्ट डे होता है अप्रैल का उस डे से मिलती है। तो यानी कितने महीने हो गए 1 अप्रैल से लेकर 20 नवंबर तक, 7 मंथ्स हो गए और 20 डेज हो गए। तो इसको हम लोग क्या कर लेंगे, राउंड ऑफ कर लेंगे, 8 मंथ्स मान लेंगे। तो इसको 2,500 पर 8 मंथ्स का जो है इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। 2,500 पर अगर हम इंटरेस्ट निकालें कितना परसेंट, 1 डिवाइड बाय 2% इन्होंने बोला था, तो 200 ले लें, इनटू में 8 डिवाइड बाय 12, 8 मंथ्स का मिल रहा है। सॉरी यहाँ पर ना हम लोग 12 नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर 8 मंथ्स ही बोल रखे हैं, तो हमें ईयर का नहीं निकालना, तो 100 रुपीज़ का रेट निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद इन्होंने बोला सेकेंड क्वेश्चन में कि हमने जो है टोटल इंटरेस्ट कितना पे किया जाएगा डिपार्टमेंट के द्वारा वो निकालना है। यहाँ पर भी जो है एडवांस टैक्स और टीडीएस से रिलेटेड है। तो उस केस में अब टैक्स ड्यू कितना बनता था 2,80,000, 3 लाख में से 2,80,000 को माइनस करा, कितना रिफंड बनेगा 20,000 रुपीज़ का। अब लेकिन यहाँ पर ये बात देखो कि जितना उसने टैक्स पे किया 3 लाख रुपीज़ का, 3 लाख रुपीज़ पर जो अमाउंट है अगर हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 10% निकालो इसका 30,000, और टैक्स ड्यू भी जितना हो रहा था उसके केस में भी 28,000 का 10% कितना हो गया 28,000, ठीक है। 2,80,000 पर 28,000 निकल जाएगा। तो अमाउंट जो है वो 10% से लेस है रिफंड का, तो किसी भी तरह से इंटरेस्ट उसको पे नहीं किया जाएगा। फिर थर्ड क्वेश्चन में बोला कि जितना टैक्स पे किया जा रहा है टीडीएस के केस में 3 लाख रुपीज़ का, टैक्स ड्यू बनता था 2 लाख रुपए का, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग थी इतनी की, लेकिन उसने फाइल कब करी 30 नवंबर 2021 को, जबकि कब करनी कब चाहिए थी 31 जुलाई को। तो इसने लेट फाइल करी। केस कौन सा है, टीडीएस और टीसीएस वाला और एडवांस टैक्स वाला, लेकिन फाइल कब दी है, यानी रिटर्न फाइल कब करी है, लेट करी है ड्यू डेट से। तो लेट पेमेंट के केस में हमने क्या डेट लेनी है, जिस डेट को रिटर्न जो है वो फाइल करी है टू द डेट ग्रांटेड। सो 30 नवंबर से लेकर ग्रांट कब हुआ 31 मई 2022। तो इतनी हमने जो भी इसके पीरियड के बीच में कितना महीना बना, 6 मंथ्स बना। 6 मंथ्स पर हमने क्या निकालना है, इस 1 लाख के ऊपर 1/2% और 6 मंथ्स, ठीक है। अब ये देखो, ये जो एक्चुअल में टैक्स ड्यू था वो 2 लाख रुपीज़ का था, इसका 10% निकालेंगे 20,000, तो उससे एक्सेस ही रिफंड मिल रहा है, तो हमें एक्सेस वाला अवेलेबल हो जाएगा। फिर इसका लास्ट क्वेश्चन है, टैक्स ड्यू बन रहा था 3 लाख रुपीज़ का,
विच वॉज फाइल्ड ऑन ड्यू डेट, ड्यू डेट को ही फाइल्ड कर दिया गया। द अमाउंट ऑफ टैक्स वॉज पेड एज अंडर, एडवांस टैक्स पे करा था, और टैक्स ऑन सेल्फ असेसमेंट पे करा था 20,000 रुपीज़ का। टैक्स डिटरमाइन कब हुआ, रेगुलर बेसिस पर डिटरमाइन किया गया 4 लाख रुपीज़ का, लेकिन डिमांड पर पे किया गया 1 लाख रुपीज़ का, और अपील ने कहा कि 3,20,000 का होगा। तो ये एक्चुअल टैक्स कितने का बनाया उन्होंने रेगुलर बेसिस पर, 4 लाख रुपए का, और टैक्स अपील ने कितना कहा कि 3,20,000 का होना चाहिए। तो 4 लाख में से 3,20,000 माइनस करें, कितना आ गया, 80,000 रुपया। अब यहाँ पर ये वाला केस है कि सेल्फ असेसमेंट के बेस पर उसने टैक्स पे कर दिया था, ठीक है। सेल्फ असेसमेंट के केस पर उसने टैक्स कब पे करा, ड्यू डेट पर 30 सितंबर 2020 को, लेकिन टैक्स की डिमांड जो है वो कब हुई थी, 1 जून को 2021 को, ठीक है। अब इसमें हमें क्या देखना होता है, जो हमने टैक्स की पेमेंट करी है और डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न कितनी है, 1/6/2021, इनमें से लेटर वाली कौन सी है, ये वाली है, ठीक है। टैक्स की पेमेंट की डेट और फाइल को रिटर्न करने की डेट, सॉरी रिटर्न को फाइल करने की डेट, इन दोनों में से लेटर वाली डेट देखते हैं। तो लेटर वाली डेट कौन सी है, 1 जून 2021 टू जब भी आपको ग्रांट हुई है 30 नवंबर 2021 तक ग्रांट हुई है, तो 80,000 पर 1.5% से लगेगा, और कितने मंथ्स के लिए लगेगा, 6 मंथ्स के लिए लगेगा। तो कितना आ गया, 2400 इंटरेस्ट पे किया जाएगा उस रिफंड के ऊपर, ठीक है। सो यहाँ पर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। सो नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।